नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 1803 और 24 मार्च माने 220 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानपुर में कलेक्टर की नियुक्ति की और माना जा रहा है कि उसी दिन से कानपुर दिवस शुरू हो गया। हालांकि अगर आप इतिहास देखें तो 1700 के पास तक जाइए, कहा जाता है साफ साफ शब्दों में सचेंडी के राजा हिंदू सिंह, महाभारत के कर्ण से संबद्ध रहा कानपुर और अवध के शासकों में तो कुरसवा, पुराना कानपुर, सीसा मऊ का जिक्र तक हो चुका है। लेकिन जो लिखा पढ़ित में है, हालांकि इस बात को लेकर के कभी कभी विवाद भी होते हैं। इसका नाम तो पहले कानपुर था, फिर बीच बीच में उसकी स्पेलिंगें बदलती रही। मैंने एक अच्छा खासा इतिहास कानपुर का, मैंने कानपुर का अपना एक मिजाज, एक मूड, एक स्वभाव, और उसी की पूर्व संध्या पर आज एक रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कानपुर खुश मिजाजी में, यारीबाजी में अपने देश में अव्वल है, नंबर 1 पर है और दुनिया में उसका स्थान 9वें स्थान पर है, ये भी कहा गया। और उसके 4 फैक्टर्स भी बताए गए कि क्यों है। 40 शहरों का जिक्र हुआ है। कहा गया कि यहाँ का जो विरासत है, जिसकी चर्चा आप प्रधानमंत्री बहुत करते हैं, समृद्ध विरासत, स्वादिष्ट भोजन, मस्त मौला नाइट लाइफ और सस्ता रहन सहन, इस तरीके से कानपुर को खुश मिजाज बताया गया, यारीबाजी बताई गई। खुश रहे हम, प्रसन्न रहे, तनाव से मुक्त रहे, इसकी कल्पना तो बार बार की जा रही है। लेकिन जब हमें एक कोई चीज विरासत में मिलती है, नेचुरल में मिलती है, स्फूर्ति में मिलती है, तो हम निश्चित रूप से बड़े गौरवान्वित होते हैं। कानपुर के लिए हौसला अफजाई का ये बड़ा अवसर है। लेकिन जब एक रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में नाना प्रकार के लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त कर दिए। बोले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते हो? बोले ये शहर धूल का है, धक्कड़ का है, धुआं का है। और मैं भी इसलिए नहीं मानता हूं कि बहुत सी बातें और हैं जो छूट गई। बहरहाल जब बात होती है तो बात दूर तक जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे शहर का जो खुश मिजाजी और यारीपन है वो तो अपने में अद्भुत ही है। साथ में ये कानपुर अपनी एक नई पहचान की ओर भी बढ़ रहा है। इसकी दशा और दिशा भी है। आज इसी पर हम बृहद चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं साहित्य मनीषी, डीएवी कॉलेज हिंदी के पूर्व अध्यक्ष और वॉलेंटियर जैसी मैगजीन के संपादक डॉक्टर अजय प्रकाश जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बहुत दिनों से मैं जिनका इंतजार कर रहा था, कानपुर के इतिहास से रचे बसे और दावे के साथ अपनी बात करने वाले मनोज कपूर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तीसरे हमारे उभरते हुए चेहरे धर्म प्रकाश गुप्त, जो इतिहास के अध्येता हो गए हैं और दमदारी से अपनी बात को करते हैं। किसी भी मंच में जाइए और कानपुर पंचायत के माध्यम से कानपुर के विकास, उसके पौराणिक स्वरूप, उसके ऐतिहासिक स्वरूप, उसके क्रांतिकारी चरित्र, सब पर कार्य कर रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मनोज कपूर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो मैंने देखा कि प्रतिदिन कहते ना कि राम काज भी कीने बिना मोही कहाँ विश्राम,
तो मैं तो ये समझता हूँ कि कानपुर की चर्चा आप न करें अपने लोगों से, कानपुर के बारे में अपनी बात न करें तो लगता है कि पूरा नहीं हुआ वो दिन। तो मनोज जी, ये जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हर नगरवासी को इसके ऊपर गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। अत्यधिक प्रसन्न होने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाती है ये रिपोर्ट, कि जो कुछ भी यहाँ का आकलन किया गया है अब इसको इस स्तर पर बनाए रखे और आगे भी इसमें योगदान दे के इस रेटिंग को कम न होने दिया जाए। मनोज जी, ये जो खुशमिजाजी और यारबाजी की जो बातें आई हैं, क्या आपको लगता है कि कानपुर का जो कल्चर है या जो कानपुर की मिट्टी है उसमें इसकी सुगंध है और वही सुगंध लगातार विकसित हो रही है, या उसमें कहीं कोई विराम आ रहा है? बिल्कुल, कानपुर दुनिया के नक्शे में शहरों की गणना के हिसाब से बहुत नया है। हमें थोड़ा इतिहास के पिछले पन्नों को पलट के ये देखना चाहिए कि कानपुर अस्तित्व में आया कैसे। 1778 में जब यहाँ अंग्रेजों की छावनी बनी तो छावनी की सीमा के पार आसपास के क्षेत्रों से कुछ लोगों ने आके अपने अपने व्यवसाय के खोमचे लगा लिए। क्रमशः वो विकसित होता रहा और जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया छावनी थी तो अच्छा पूरी यहाँ व्यापार करने के लिए हुए। ये शहर मूलतः उद्यमिता का शहर है, उद्यमियों का शहर है। जो भी आया वो अकेला आया, परिवार उसका घर गांव में था। यहाँ आके उसने बाकी लोगों से अपने को तालमेल बनाने के लिए स्वच्छंद विचार रखे। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग आए और उन्होंने एक सब मिला के कानपुरिया संस्कृत का निर्माण किया। उस संस्कृत में चूंकि वो अकेले थे, परिवार नहीं था, तो स्वच्छंदता बहुत ही अभिव्यक्त की कि शब्दों को कोई नियंत्रण नहीं और जैसे चाहा अपनी अपनी बोली में उसको करा। और वही शब्दावलियां आज भी कानपुर के कोनों में पुरानी बस्तियों में मिल जाती है। जी जी जी, जिनको आप किसी भाषा शब्दकोश और किसी साहित्यिक हिंदी के कोश में न ढूंढ पाएंगे, वो शब्द यहाँ मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपका जिक्र करूं, जैसे भौकाल शब्द है, हाँ, टाइट, कंटाप जड़ देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर एक बहुत सामान्य शब्द है, अजय प्रकाश जी उस पर प्रकाश डालेंगे। हाँ बोलेंगे। वो है गुरु। गुरु, हाँ, यहाँ पर गुरु कहने के जो लहजा, ठीक बात, जो गुरु कहने में वॉइस मॉड्यूलेशन होता है उससे ये पता लग जाता है कि यह गुरु किस संदर्भ में कहा जा रहा। बहुत सही बात है। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं अजय प्रकाश जी। अजय प्रकाश जी, आप बताइए कि जो यहाँ का कल्चर है और जिसमें खुशमिजाजी और यारबाजी की बात की गई है, और जैसा कि अभी हमारे मनोज कपूर जी ने आपको ही इंगित करके गुरु शब्द के प्रयोग के, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं तो मूल विषय पे आना चाहता था, लेकिन मनोज जी ने एक शब्द को मेरी तरफ उछाल दिया है तो मैंने उसको पकड़ भी लिया। हाँ, ठीक बात है। और अब भाई मैं खुद स्वयं गुरु रहा हूँ तो अब मनोज जी मुझे किस रूप का गुरु मानते हैं ये तो मनोज जी के उच्चारण से स्पष्ट हो जाएगा लेकिन कभी कभी कोई शब्द क्या होता है वर्मा जी, उसके अंदर जो अर्थ निहित तो होता है वो एक तो होता है उसका मूलार्थ। ठीक है, मूलार्थ क्या है? मूलार्थ का तो गुरु है, शिक्षक है। ठीक है, लेकिन अब जैसा मनोज जी ने कहा कि वास्तव में जब एक भाषा के प्रवाह में आता है, जहाँ व्याकरण की कोई सीमा नहीं होती, जहाँ जन प्रवाह में आता है तो शब्द भी अनेक रूप ले लेता है और फिर अपनी उच्चारण शैली से उसके विभिन्न रूप हो जाते हैं। गुरुदेव आपको प्रणाम है, सम्मान है। अरे मालूम है आप कैसे गुरु हैं, आप बहुत पहुंचे हुए गुरु है ना। और फिर एक शब्द आता है गुरुडम, यहाँ गुरु का दूसरा रूप। तो मनोज जी का ठीक बात उत्तर। अब मैं प्रस्तावना पे आता हूँ। देखिए आपने जो प्रस्तावना रखी, मैं अपने को उसी पे केंद्रित करना चाहता हूँ। ठीक।
इधर उधर जानने के बजाय। आपने कहा कानपुर, पहले में तो कानपुर के जितने भी वासी हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये उनके लिए बहुत गौरव का पल है कि उनको भारत में पहला ऐसा शहर का स्थान मिला है जहाँ पर आपने बताया खान पान की मौज है, जीवंत शामें हैं, रहन सहन की मौज है, जीवन शैली की मौज है। तो जो अगर निचोड़ लें तो निकलता है उनका पूरा जीवन पद्धति उनकी मौजमयी है। जी बात। ठीक है, हर क्षेत्र में मौज है। अच्छा वर्मा जी, होता क्या है कि ये मौज कोई आयातित नहीं है कि हमने मंगा लिया क्या बात। और हमने पहन लिया और न इसका कोई इंजेक्शन होता है कि लगाया और हम मौज में। ये मौज आती कहाँ से है? ये मौज आती है जीवन जीने की पद्धति से। ठीक है, अब इसके पहले आऊं तो थोड़ा सा मैं इसी के संदर्भ के कारण मैं कानपुर का थोड़ा सा एक स्पर्श करना चाहूंगा। इसकी एक ऐतिहासिक, 3 शब्द का प्रयोग करूंगा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। ठीक है, और ये जैसा मनोज जी ने कहा औद्योगिक नगरी भी रही है, कभी इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जी। ठीक है, अब इन्हीं से कैसे मौज आई देखिए, थोड़ा सा हम इसका महत्व बता दें। आईने अकबरी, अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। उस समय कानपुर का जिक्र है उसके मुगल रोड का। ठीक है, अब इतना पुराना तो कानपुर का हो गया कि वहां भी आईने अकबरी से भी कानपुर हमारा छूटा नहीं। अब इसकी ऐतिहासिक धरोहर में देख लीजिए, इसकी ऐतिहासिक धरोहर में सबको पता है, ज्यादा इस पे नहीं बोलना है। हमारा जाजमऊ का घाट है, हमारा बिठूर है, जो केवल आध्यात्मिक नहीं, सांस्कृतिक नहीं, बल्कि क्रांति का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। और इसी तरह से प्रकृति गोद में बसा हुआ हमारा चिड़ियाघर है, नाना राव पार्क है। माने जीवन की जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे वो हमारे नित्य प्रति के व्यवहार से संबंधित हो, चाहे ऐतिहासिक हो, इन सब में एक हमें मौज भरा एहसास मिलता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 1968 में कानपुर में आया, मैंने ज्वाइन किया। उस समय कानपुर वाकई मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था। इतनी मिल्स थी, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा लाल इमली का। आपने एक शब्द यूज किया था याराना, ठीक है, मैंने वो दृश्य देखा है, वो आज भी मेरी अनुभूतियों में सुरक्षित है, स्मृतियों में सुरक्षित है। घंटी बजती थी, थके हारे मजदूर निकलते थे, सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, और थकावट नहीं है वर्मा जी, गलबहियां डाले, हाथ में हाथ डाले, मस्ती भरी बातें करते हुए, एक याराना निभाते हुए निकल जाते थे। और संघर्षों से जो उभरती हुई मस्ती की धारा थी वो मन को छू लेती थी। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। तो हमारे यहाँ कानपुर में वो मस्ती मेरे जीवन के हर क्षेत्र में देखी। बिल्कुल आपसे जयप्रकाश जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आज बड़ा शुभ अवसर है कि डॉक्टर अजय प्रकाश जी मेरे गुरु परंपरा के हैं, क्योंकि मैंने डीएवी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की, और मनोज कपूर जी मेरे वरेण्य गुरु हैं। इसलिए मैं दोनों को प्रणाम करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। कल कानपुर दिवस है और उस पर मेरा मन हुआ कि कुछ कानपुर के बारे में प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो एक हरिश्चंद्र जी जो नौटंकी के लिए विख्यात है, उनके साथ में हैं सुशील जी, तो मैं उससे अपनी बात शुरू करता हूं कि कुछ मैंने लिखवाया है कि कानपुर कनकैया, नीचे बाहें गंगा मैया, ऊपर चरे वेल का पहिया, चना जोर गरम। बचपन में सुना है मैं। बड़े मस्त मलंग कनपुरिया, जाने है ये सारी दुनिया, छूटे बातों की छुरछुरिया, चना जोर गरम। लगे माल रोड पे जाम, घंटा घर पे भीड़ तमाम, फेमस आर नगर का नाम, चना जोर गरम। ऐसी कानपुर की भाषा जैसे फूटे कोई बताशा, ढूंढे मिलती नहीं निराशा, चना जोर गरम। अपना कानपुर है अलबेला, लगता गंगा तट पे मेला, होली भीड़ भाड़ का रेला, चना जोर गरम। ये है मर्चेंट चंबर हाल, गूंजी नक्कारे की ताल, कानपुर की ना कोई मिसाल, चना जोर गरम। IIT से मोती झील, दौड़े मेट्रो जैसे चील, लिखे सच्ची बात सुशील, चना जोर गरम। तो ये हमारा पूरा अंदाज है। अभी मनोज जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया
कानपुर कभी सत्ता का केंद्र नहीं रहा, ये आध्यात्मिक केंद्र रहा, मानवीय कला के विकास का केंद्र रहा, और जीवन को कैसे सुखपूर्वक जिया जाए कम साधनों में, इसका क्षेत्र रहा है। देखिए उस रिपोर्ट में बहुत अच्छी बात आई है, दुनिया में सबसे कम खर्चे में अगर कहीं रहा जा सकता है, केवल 2,000 रुपए महीने के, 2,500 मान लीजिए, 2 से 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की आय में भी यहाँ जीवित है आदमी और रह रहा खुश है, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है 71 साल। तो ये जो मिजाज मिला वो हम किसी पर आश्रित नहीं रहे, अपने मनमौजी रहे, दुनिया कुछ भी करते रही हो, हमने ईंटों का विकास कर डाला, भीतर गांव बना डाला, मीडिया खेड़ा बना डाला, दुनिया कुछ कहती रहे, ध्रुव ने तपस्या किया, ध्रुव तारा बन गया, वाल्मीकि ने रामायण लिख डाली, लौकुश ने दुनिया के परम वीरों को अपने यहां बुला लिया, और नाना साहब ने यही नहीं कि कानपुर को स्वतंत्र कराएंगे, पूरे देश को स्वतंत्र कराने की बात सोची। आप देखिए तो ये स्वभाव है, कहां बिठूर का क्षेत्र आध्यात्मिक, कहां क्रांति। मूसानगर जिसे कहते हैं राजा बलि ने बताया, असुरों के राजा ने, लेकिन वहां स्थापना किसकी की? मुक्ता देवी की। तो कानपुर का बढ़िया मिजाज रहा, और इस संस्कृत को बचाने के लिए ये जो टीम बैठी हुई है, सभी लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि अगली पीढ़ी को क्या विरासत दे जाते हैं। जैसे मनोज भैया ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि हमको अब यह करना चाहिए कि जो हमारी 11वीं और 9वीं रैंक है ये कैसे ऊपर जाए, क्योंकि ये सिद्ध करती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, जीवन जीने की लालसा, कम साधनों में अपने को संतुष्ट रखना, ये कानपुर की विशेषता है, जो आज मैं समझता हूं जो पहली रिपोर्ट मेरे अपने जीवन में देखी है जिसमें कहीं कानपुर पॉजिटिव ट्रेंड में आया है। वरना क्या प्रदूषण की बात होती है, गंदगी की बात होती है, शुरुआत में कहा था कि कहीं गुंडागर्दी की बात होती है। बिल्कुल सर, एक बात बहुत अच्छी है मनोज जी, ये बताइए जो खुश मिजाजी और यारबाजी या मस्त पौला जो स्वरूप आया, ये कहाँ से आया? कभी आपने इसके बारे में सोचा कि कौन सा ऐसा कल्चर यहाँ पर विकसित होता रहा? जैसे बनारस में जब एक बार गए तो लोगों ने कहा यहाँ के लोग बड़े मस्त होते हैं, तो मैंने कहा क्या? बोले कि देखिए बड़े से बड़े प्रोफेसर्स और तहमत बांधे हुए घूम रहे हैं, पान मुंह में दबाए हुए चले आ रहे हैं। एक काशीनाथ सिंह जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि कथाकार भी थे, वो चले आ रहे हैं साइकिल से और चलते हुए, और वहाँ भुट्टे की दुकान आ गए, खड़े होकर के भुट्टे खाने लगे। मैंने लोगों ने कहा कि जो है बनारस इस तरीके का अपना कल्चर रखता। ये जो कानपुर के बारे में आ रही ये किसकी देन में, कहाँ से आया? साहित्य के रूप में, सांस्कृतिक के रूप में, या परंपराओं के रूप में, कहाँ से ये आया? ये थोड़ा बताइए। इस विषय पे आते हैं, लेकिन इससे पहले जो आपने प्रस्तावना में कहा था जी, कान्हापुर की स्थापना कानपुर हिंदू सिंह से, जी, हम उससे सहमत नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। हिंदू सिंह का जो कहा जाता है जी, वो 1450 का कहा जाता है जी। उससे पहले भैरव घाट मंदिर पे एक पत्थर लगा हुआ है जी, उसके गर्भगृह के प्रवेश द्वार पे जी, जिसमें उल्लेख है श्रीमद कानपुरे, श्रीमद कानपुरे यानी प्रतिष्ठित कानपुर। वहां पर रेणी प्रसाद वैश्य ने उस मंदिर के निर्माण में छत और दीवारों का सहयोग दिया। उसकी निर्माण तिथि जो है वो 1270 है। तो 1270 में कान्हापुर था और वो मंदिर भैरव बाबा का स्थापित हुआ। तो 1450 में हिंदू सिंह ने कौन सा कान्हापुर बसाया? अब सवाल आता है फिर ये कान्हापुर कहाँ से आया? 1217 में राजा कानदेव सिंह ने ये गांव स्थापित किया। जी, राजा कानदेव सिंह कन्नौज के राजा जयचंद के छोटे भाई के नाती थे और जयचंद की सेना में सेनापति थे। वो अधिकृत थे उस क्षेत्र में कुछ भी करने के लिए। जी, जी। एक तो ये हिंदू सिंह की कहानी बिल्कुल आपने सही है। जी। दूसरा जो आपने कहा कि ये मस्तिक आलम कहाँ था? हाँ, ये जैसा हमने आपसे पहले भी कहा, ये शहर ना तो किसी राजा ने बसाया, ना किसी जमींदार ने, ना किसी
धनपति ने। ये शहर यहाँ के रहने वालों ने बसाया। अब ये रहने वाले बाहर से आए और अपनी अपनी उद्यमता और कौशल लेके आए और उन्होंने इस शहर को एक ढांचा दिया। 3/4 जमीन पे कैंटोनमेंट था, 1/4 में सिविल सोसाइटी के लिए जगह दी गई। उसमें पतली पतली गलियों में सब हाथे बन गए, उसमें सब रहने लगे। वो अकेले रहते थे तो उनके आचार विचार व्यवहार भाषा आपसी संवाद इन सब में एक अभिव्यक्ति की स्वाधीनता थी। कौन सा शब्द बोलना है कौन सा नहीं बोलना है ये आज हम तय करते हैं। उस समय जो उनके मन में आया उन्होंने अपने को कह के प्रकट किया। अपनी देशज बोली में बोला, लेकिन दूसरे ने उसका भाव ग्रहण किया तो उसका बुरा नहीं माना। इसलिए यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता खाना इसलिए मिलता है क्योंकि हम कैटर कर रहे थे मजदूरों को। जो संपन्न थे जिनके घर बन गए थे वो तो अपने घर में बना रहे थे, वो मजदूर बाजार में खा रहे थे, तो सस्ते से सस्ता और अच्छा खाना वो हुआ। भाषा हुई और यहाँ के जो पर्व थे वो इसीलिए उल्लासपूर्ण होते थे, खासतौर से होली का। कि ये सन 42 की कहानी तो जोड़ी हुई है। जी। उससे पहले से ही होली के अंजे यहाँ बहुत लंबे होते थे। पंडित सदगुरु साहब अवस्थी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो बचपने में आए 1906 के करीब तो होली के अंजे बहुत बड़े होते थे। गुजिया और पकवान खाने में बड़ा आनंद आता था। इस होली के अंजे से ही एक उदाहरण लेते हुए हम देखते हैं कि सिवाय कानपुर के कहीं पर भी किसी शहर और किसी प्रांत में होली का मेला नहीं होता है। ये होली का मेला जन सामान एक दूसरे को गले लगा रहा है। बड़ा छोटे को, छोटा बड़े को, अमीर गरीब का भेद मिटा के ये जो होली मिलन का यहाँ पर महोत्सव है ये अनूठा है और यही कानपुर की पहचान है। ठीक बात है। डॉक्टर अजय प्रकाश जी ये बताइए कि ये जो मस्ती का आलम है या जो खुशमिजाजी आई, कहते हैं कि पुराने शहर से, जैसे मान लीजिए कुर्सवा हुआ, सीसामा हुआ, पी रोड हुआ और कलेक्टरगंज, जहाँ से हम लोग कहते हैं कि झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया से, जहाँ पर बादशाही नाके से, जहाँ पर एक चबूतरा संस्कृति थी, जहाँ लोग बैठ करके अट्टहास करते थे, देर रात तक बैठे रहते थे, चाय की दुकानों से, और घंटाघर में तो अभी भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर एक धर्मशाला था जहाँ पर लेट नाइट तक लोग बैठे रहते थे बातचीत, जैसे कि हमारे यहाँ शर्मा भारत रेस्टोरेंट था। ये कल्चर वहाँ से विकसित हुआ या आप इसे कुछ और मानते हैं? पहले वक्तव्य में मैंने थोड़ा इशारा किया था कि ये मौज मस्ती का स्रोत कहाँ से निकला, और उसके लिए मैंने एक जन सामान्य जीवन की बात करी थी, श्रमिकों का उदाहरण दिया था। जी। अब मैं आपके उस प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, हम कब मौज में हैं, हम कब मस्ती में हैं, कब हमारे मस्ती के उद्गार व्यक्त हो जाते हैं, इसके न कोई समय सीमा है, इसके न कोई स्थान सीमा है। जिसके लिए हम कहें कि सीसामऊ से निकला, या हम कहें बादशाही चाणक्य से निकला, यहाँ का हम कहें कहीं और से निकला। ठीक है। ये मस्ती का आलम का सीधा संबंध कानपुर की जनता की जिजीविषा से, ठीक है, और जिजीविषा का संबंध है सकारात्मक ऊर्जा से। जब आदमी सकारात्मक ऊर्जा में होता है, जिजीविषा में होता है कि कोई भी स्थित हो, हम अवसाद से नहीं गिरेंगे, हम उसमें से अपने आनंद का स्रोत निकाल लेंगे। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज में लिखा कि पत्थर की से भी कुटज की जड़ है और वहां से अपने आनंद का स्रोत ढूंढ लेता है। तो सवाल ये है कि हम किन परिस्थितियों में अपने उस मस्ती को खोज लेते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी है जरूरत जिजीविषा की, और ये जिजीविषा मैं दावे से कह सकता हूँ कि कानपुर की जनता में जो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यत्र अनुपलब्ध। हाँ, उपलब्ध अनुपलब्ध है, बिल्कुल सही कहा। और इस जिजीविषा से निकलती है मौज की धारा, क्योंकि वो सारे अवरोधों को दूर कर देती है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। और फिर ये जिजीविषा, ये मौज की धारा
आप देखिए कैसे कानपुर के साहित्य में व्यक्त हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्वतः स्फूर्त साहित्य की धारा है, साहित्य रचा गया, जैसा कि मनोज जी ने कहा, ये वाल्मीकि रामायण की रचना की भूमि है, ये लौकुश की भूमि है। और छोड़िए, यहाँ पर तो साहित्यिक अड्डे बने होते थे, ठीक है, जैसे आपका उद्योग निदेशालय, कृष्णानंद चौबे जी मशहूर हास्यकार, मशहूर व्यंग्यकार, उनका अड्डा वहां बनता था, ठीक है। इसी तरह से कानपुर में कई और अड्डे थे, और ये हम कहते हैं लखनऊ का कॉफी हाउस, हम वही चर्चा करते हैं कि वहां भगवती जन वर्मा बैठते थे, यशपाल बैठते थे, अब्दुल नागर बैठते थे, और कॉफी हाउस का महत्व इसीलिए था। लेकिन हमारा कानपुर इससे पीछे नहीं रहा है। मैंने उद्योग निदेशालय का नाम दिया, कई और स्थल थे, सिनेमा टॉकीज जहाँ चाय वाला, वहाँ हमारे पीढ़ी के हमारे पहले की पीढ़ी के साहित्यकार बैठते थे, तो अड्डे होते थे, ठीक है। हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आ रहा हूँ, आपके प्रश्न, मूल प्रश्न पे, क्योंकि मेरी चेष्टा रहती है कि मैं मूल बिंदु पे ही अपनी बातें रखूं। देखिए, कानपुर को भारत की जनसंख्या का 11वां शहर माना गया, ठीक। अब एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूं, जहां तक एग्लोमरेशन अर्बन सिटी की बात है, मैं भी एग्लोमरेशन को भी स्पष्ट करूंगा, और यहीं से पता चलेगा मौज कहां से आई। ये हमारे भारत का 12वां स्थान है, ठीक है। अब एग्लोमरेशन अर्बन क्या है? ये है एक सामूहिक, एक स्वरूप, समूह जिसे बोलते हैं। अब ये समूह से कैसे आया? तो क्या हुआ, जिन्होंने इसको ये नाम दिया, उन्होंने खोज की और रिसर्च की, उसमें पाया कि कानपुर की विशेषता है कि कानपुर का ग्रामीण अंचल, ठीक है, और कानपुर का नगर का अंचल, ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वजह क्या है? फिर मैं आ रहा हूं मनोज जी की बात पे। कानपुर औद्योगिक नगरी रहा है। श्रमिक कहां से आए? श्रमिक हमारे ग्रामीण अंचलों से आए, ठीक है, दूरदराज इलाकों से आए, यहाँ बसे। मानी बात है कि उनके और नगर के जीवन में, पद्धतियों में, विचारों में, रीति रिवाजों में, खान पान में कोई न कोई अंतर रहा होगा, लेकिन वो ऐसे घुल मिल गए, ऐसे घुल मिल गए कि उनका एग्लोमरेशन हो गया और एक सिटी अर्बन बन गया। अब वो अपने साथ लाए, तो क्या लाए अपने साथ? फक्का बन लाए। अब गांव का मजदूर देख लीजिए, हम लोग क्या है, टैबलेट खाते हैं, नींद की तब सो पाते हैं, कभी कभी नींद की टैबलेट खाते हैं, नींद नहीं आती है। गांव का क्या करता है, खेत में काम करता है, जम के मेहनत करता है, ठीक है, और उसके बाद आकर के अपना पंचायत चौपाल लगाता है, चौपाल मस्ती से गाता है, बड़कई कहता है, जिसको आप कहते हैं मौज मस्ती करता है, और उसके बाद सो जाता है, गहरी नींद सोता है, सुबह फिर उठ जाता है, लग जाता है, ठीक बात। और छोड़िए आधा की परंपरा देखिए, कहाँ से मौज मस्ती आती है। मैंने कुम्हारों की बस्ती देखी, प्रत्यक्ष में बात कर रहा हूँ। क्या करते थे कुम्हार? जाते थे, दिन भर आवा बनाया, बर्तन बनाए, मछली, शाम को मछली लाए, और मछली ला करके उन्होंने बनाई, और उसके बाद आधा टाइम बैठ गए, भूल गए सारा श्रम। मछली पकड़ के लाए, थोड़े से कपड़े हैं, रहने को झोपड़ी है, लेकिन क्या मस्ती का आलम है कि जो शायद बड़े बड़ों को नहीं। बिल्कुल, जब ये एग्लोमरेशन हुआ तब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे गंगा जमुनी कल्चर मिली, एक दूसरे की विचारधारा मिली, तो वो मस्ती फिर कानपुर के जीवन में। बहुत अच्छी बात कही धर्मप्रकाश जी। क्या लगता है कि जो कानपुर का फक्कड़पन का स्वभाव, जैसा कि भी जिक्र कर रहे थे जयप्रकाश जी, कि यहाँ पर श्रमिक काम करता था, बड़े आराम से कहीं पर भी बैठा है, सड़कों पर भी सो रहा है, कहीं उठ कर रहा है अपना, उसे कोई चिंता नहीं कि हम घर के अंदर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये फक्कड़पन का जो स्वभाव था। और दूसरा एक और बड़ी बात थी जिसका जिक्र मैंने कुछ दिनों पहले देखा था और पढ़ा भी था मैंने। सोम गोयनका ने तिलक नगर में एक सोसाइटी बनाई और उन्होंने कहा कि जो अपनत्व का भाव मुझे हटिया, जंडलगंज, नयागंज, बादशाही नाका, कुली बाजार में मिलता है अपनत्व, वो यहाँ की बस्ती पर नहीं मिलता। क्या वो फक्कड़पन का स्वभाव, क्या वो अपनत्व का भाव, कि अगर किसी के घर में कोई गमी भी हो गई, पूरा मोहल्ला खड़ा है, आपकी स्थिति कुछ बिगड़ रही है, क्या आप इसे मानते हैं कि ये भी हमारे परस्पर हास परिहास का कारण बना और हम लोगों ने एक परिवार के रूप में बढ़ करके खुश मिजाजी हासिल की? कानपुर की धरती में जब थोड़ी मीमांसा करें
तो बैसवाड़े का तर्क, हाँ लखनऊ की नजाकत, क्या बात। बुंदेलखंड की दृढ़ता, इसका मिश्रण है। और ये मिश्रण हमारी अपनी सीमा स्वयं निर्धारित करता है और मौज में रहने का एक अनायास स्वस्फूर्त नेचर देता है। देखिए, अगर किसी को सामान्य रूप से गाली दे दी जाए, जी जी, बस बस अभी हाँ, कुछ कह दिया जाए, लेकिन होली में यहाँ के हेया शब्द चलता था, हाँ ये चलता था, और जिसके दरवाजे पर 4 मलंग उसकी हेया न करें तो अपमानित महसूस करता था। यानी ये मौज की तरंग थी, तरंग थी। गंगा जी जाती थी महिलाएं, चाहे वो सास बहू के प्रकरण हो या रिश्तेदारी की बात हो, वो बात करती चली जाती थी और हम सुना करते थे। वो एक संस्कृति डेवलप होती थी जो शिक्षा देती थी। नटौरा रात में होता था, तो जो नई युवतियां थी उनको ये बताया जाता था कि जीवन का आनंद क्या है। हमारे यहाँ पहले सोहर गाया जाता था, एक सरिया गाया जाता था। सरिया तो बिल्कुल विलुप्त हो गया कि सरिया खेलते रामा फलाने के उसमें नाम लिया जाता था। लाचारी गाई जाती थी कि भाई मैया के द्वारे एक हरहर पीपर लाले ध्वजा लहराए और रमेश जी अपनी अर्जी लगावे। ये लोगों में ये तो अपने लिए न करके दूसरे के लिए सोचना, ये कानपुर की संस्कृति। देखिए, बड़े बड़े राजनीति को एक टुकड़े में हमारे जवाहर नगर ने कर दिया, नहाया न किच भगवती प्रसाद दीक्षित, हाँ बहुत सिटिंग एमपी को हरा दिया। सही बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये मस्ती है कानपुर की, ठीक बात, अनडिफाइंड। मनोज जी आप कुछ कह रहे थे जी। आपने अभी सोम गोयनका की टिप्पणी सामने रखी जी, उसके संबंध में मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बहुत अच्छी बात। हूँ। वो ये कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जिन मकानों के बाहर कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है, वो मकान एक दूसरे से घुले मिले और एक दूसरे के अंदर समाहित होते हैं। क्या बात। और जिन मकानों के बाहर 4 दीवारी या बाउंड्री होती है, वो एक अलग कंपार्टमेंटल लिविंग होती है, एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। आप भी पुराने क्षेत्र से निकल के सिविल लाइंस में आ गए हैं, मैं भी कैलाश मंदिर से निकल के आर नगर में पहुंच गया हूँ। दोनों जगह की जीवन शैली का अनुभव है। जब तक कैलाश मंदिर में थे, आप बंगाली मॉल में थे, तो हर 10-5 घर के दूर वाला भी आपकी फिक्र रखता था कि इतनी देर से क्यों आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। आज वो समाप्त हो गया है। उसके पीछे ये जो दीवारें खड़ी हो गई है घर के बाहर, उसने हमको इस सबसे अलग कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अजय प्रकाश जी ने कहा कि यहाँ की परिस्थितियों से साहित्य की धारा उपजी और साहित्य में भी वो अक्खड़पन या वो क्रांतिकारिता आई। इन सबको समाप्त करते हुए सनेही जी की एक लाइन ही पर्याप्त है। इस शहर का कड़ा है पानी, कड़े पानी वाला शहर है ये बहुत सही बात है। सब बातें करेंगे, एक दूसरे से घुले मिलेंगे, हाथ परिहास करेंगे, और जब उनके आत्मसम्मान पर चोट आती है तो वो इतने कड़े हो जाते हैं कि फिर वो किसी की नहीं सुनते और किसी की नहीं मानते और अपना प्रतिशोध लेते हैं। तो ये इस शहर में क्रांतिकारी भी आए, उनकी परछाई क्रांति की अलग कानपुर में बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा ने जलाई, विद्यार्थी ने उसको और प्रश्रय दिया, भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए। तो यहाँ पर ये जो एक वीरता का बोध आया, जिसको हम कहें, वो साहित्य के वीर रस में यहाँ दिखाई देता है। समाज का जो ढांचा था उस समय, जमींदारी प्रथा थी, उसका चित्रण कौशिक जी ने अपने साहित्य में किया। तो यहाँ पर यथार्थ परक साहित्य और तत्कालीन परिस्थितियों को समावेशित करता हुआ साहित्य भी रचा गया। कानपुर से जिन्हें कितने क्रांतिकारी गीतों की रचना हुई, गांधीवादी आंदोलन से लेके
और शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस में महीने तक यहाँ रचा गया। तो ये यहाँ के माहौल का जो हवा और पानी थी उससे हुआ। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा प्रकाश जी, जैसा कि अभी मनोज जी जिक्र कर रहे थे, आपने भी खैर जिक्र किया, क्या अब जो है कानपुर अपना जो स्वरूप है या जो अपनी पहचान है खुशमिजाजी की या यारबाजी की, जो ये नव विकसित क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर फ्लैट की संस्कृति बढ़ती जा रही है, और जैसा अभी मनोज जी कह रहे थे कि चार दीवारी बनती जा रही है, क्या ये हमारे जो काठी का कद और काठी का जो स्वरूप है उसमें ब्रेक लगा रहा? हाँ, कुछ हद तक तो ये सही है जी। लेकिन घर बनेगा तो चार दीवारी तो होगी, क्योंकि दीवारें भी अलग होंगी और छतें भी अलग होंगी। अब सवाल ये है कि उस चार दीवारी के अंदर तब क्या सिमटा था, अब चार दीवारी के अंदर अब क्या सिमट गया। ये बिल्कुल सही बात है कि तब हम चार दीवारी के पार भी देखते थे, और उसके पार भी जो दूसरी चार दीवारी में लोग रहते हैं उसके पार भी देखते थे, और एक दूसरे से घुलते मिलते थे, एक दूसरे के साथ एक भावनात्मक स्तर पर जुड़े थे, भले ही वैचारिक स्तर पर उस सीमा भावना से जुड़े रहते थे। और जब भावनात्मक स्तर पर जुड़ते थे तो फिर चाहे सुख के पल हो, चाहे दुख के पल हो, चाहे आनंद के हो, हम साथ साथ बिताते थे, और उनसे हमारी एक मौज की ऊर्जा स्वतः स्फूर्ति होती थी। ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि आज पूरा स्वरूप बदल गया, हम इससे सहमत नहीं है। फ्लैट बने, ये भी परिश्रम की मांग है। भाई एक स्टोन एज था, तब कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था भोजन की भी। फिर लौह युग आया, प्रस्तर युग से लौह युग आया, कांस्य युग आया, ताम्र युग आया, और आज हम रॉकेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परिस्थितियों के अनुसार जैसे होती है तो स्थितियां भी बदलती है, आदमी का रहन सहन बदलता है। लेकिन हमारी मौज मस्ती जो मुख्य बिंदु आज के विवाद का, ठीक, तो वो मौज मस्ती आज भी बरकरार है। और मैं कुछ उदाहरण दूंगा जी। अभी मैं नई पीढ़ी का उदाहरण देता हूँ। मैं किशन चौबे जी की बात नहीं कहता, मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बात नहीं कहता, ठीक है, मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात नहीं कहता, जिनका कानपुर से इतना लगाव था कि उन्हें शर्त रखी सरस्वती का संपादन हम तब करेंगे जब कानपुर में रहेंगे। ये कानपुर की एक महिमा है। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं, 2-3 उदाहरण दूंगा। राजू श्रीवास्तव का नाम सबने सुना, उनके पास भी संघर्ष से उठे, एक मामूली सा कमरा था, फ्लैट में जाके रहे, फ्लैट ही तो था, तो क्या फ्लैट की चारदीवारी ने उनके अंदर वो जो मौज की जो ऊर्जा थी उसको समाप्त कर दी? नहीं, बल्कि वो तो शिखर पर पहुंच गए मौज मस्ती के द्वारा, जहां एक साधारण आदमी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता है, और वो मौज मस्ती फिर उनके अभिनय में सामने आई। तो फ्लैट में बांध दिया है नहीं है, परिवर्तन आया है, लेकिन हम फिर वही बात है, ये व्यक्ति पे आ जाता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। जो परिस्थितियां हैं उनमें हम कैसे एक्ट करते हैं और फिर उन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं, और उससे फिर वो निकलता है। अभी आप दूर मत जाइए, राजेश श्रीवास्तव अनुभवस्थी हमारे क्या ठेठ कनपुरिया लिहाज है, छा गए, क्या उनकी अरबी चाह बीमारी है? बात सिर्फ इतनी है कि फिर वही बात मैंने कही कि पत्थर से आनंद ले रहा है कुटज, तो हम क्या अपनी जिजीविषा को कोई भी चाह दीवारी हो, क्या उस सीमा तक हमने अपने आप को कैद कर रखा है? ठीक है, अब हम अपनी मानसिकता अगर नहीं बदले हैं तो हम आनंद का स्रोत कहीं से भी ले लेंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा। जी जी। आज इंटरनेट का युग है, हर हाथ मोबाइल है, 2.5 साल के बच्चे का हाथ मोबाइल है, इंटरनेट हमारे मौज मस्ती का कारण बन गया है। अच्छा, इंटरनेट नहीं था भाई, मैं तो बहुत पुराना, मैं 77 साल का तो हो ही गया हूँ, मैंने वो युग भी देखा है जब मौज का कोई कारण नहीं था, सिनेमा खाली था जहाँ पे भीड़ लगती थी, हर कोई वहां भी नहीं जा सकता था, होटल्स महंगे होते थे, रेस्टोरेंट महंगे होते थे, कहाँ जाते थे लोग? तो पता है कहाँ जाते थे? मैं भी जाता था रेलवे स्टेशन,
और रेलवे स्टेशन पे बैठ करके, तब इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, हम लोग हंसी ठाका करते थे और वहां से फिर पुस्तक भवन जाते थे, ठीक है, और वहां से फिर हम देखते पुस्तकों की दुकान से मनचाही पुस्तकें लेते थे। एक ओकेन था, ढूंढ लिया हमने, हमारे पास कोई साधन नहीं था, हम सिनेमा एफोर्ड नहीं कर सकते तो कम जाते थे या पसंद नहीं था, हमने साधन ढूंढ लिया और छोड़ी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम छात्र थे, ठीक है, 4-5 हम लोग दोस्त थे, क्या करें, तब साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी, ठीक है, अब कहाँ से मौज मस्ती लाए, होटल जा नहीं सकते थे, इतना पैसा नहीं था, गोमती के किनारे, आप वर्मा जी यकीन नहीं करेंगे, केवल गोमती के किनारे हम 4-5 दोस्त बैठ जाते थे और क्या पल हमारे बीतते थे उन लहरों के बीच में, आपस में हंसी कर रही है। तो सवाल ये है कि हम संवेदना के किस स्तर पर जुड़े। ठीक है, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, अजय प्रकाश जी ने जो बात कही, हम उससे अलग कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमने उदाहरण दिया था चार दीवारी और बिना चार दीवारी का, चार दीवारी वाले मकान की छतें अलग हैं, पहले छतें भी एक दूसरे से मिली होती थी और उनमें एक आत्मिक लगाव होता था उनमें रहने वालों का, एक दूसरे की देखभाल करने से लेके बच्चों के पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा तक में उनका सहयोग होता था। लेकिन आज जो ये नवधनाढ्य वर्ग है, ये अपनी उपलब्धि के कारण अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हुए एक दूसरे से संपर्क नहीं करता है। आज उस समय किसी के घर साइकिल आ जाती थी तो मोहल्ले भर में धूम हो जाती थी, आज किसी के घर में मर्सिडीज आ जाए, अरे भाई 2 नंबर का बहुत काम। तो उसकी उपलब्धि पे हम खुश नहीं हो रहे हैं। इस कारण से ये जो यूनिट फैमिलीज हुई, जिनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, वो अपने संस्कार खुद ढाल रहे हैं, वो या आयातित भी हो सकते हैं या जो उनकी सुविधा अनुसार है, उससे हमारी परंपराओं को थोड़ा सा एक विराम सा मिल गया है। बिल्कुल आप। लेकिन आज भी जो शहर के पुराने मोहल्ले हैं, उनमें कुछ हद तक ये ऊर्जा बची हुई है कि मोहल्ले के बच्चों के लिए उस क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग सचेत रहते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक बात। और वो उनका लिहाज भी करता है, हालांकि कम हो गया है, लेकिन वो परंपरा भी है। ठीक बात है। रंगराज जी, जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही थी, ये बात सही है कि जो यहाँ पर ये मेहनत कश मजदूर थे और इसको औद्योगिक राजधानी कहा जा रहा था, आज स्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं। ये कानपुर किस ओर जा रहा है? अगर मैं आपसे एक सवाल, कानपुर की इस समय की दशा और इसकी दिशा थोड़ा सा आपको संक्षेप में समझाइए, क्योंकि आप इधर काफी अध्ययन कर रहे हैं। रमेश जी, मैं कुछ प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करूंगा कि बीवी से मतलब पत्नी ही नहीं, परिवार मानिए जो छोटा परिवार, जिसे न्यूक्लियस फैमिली आज कहते हैं, तो वास्तव में हमारे ऊपर टीवी, बीवी और अटैच बाथरूम हावी हो गया है। पहले बड़े बड़े घरों में जैसे हाथों की बात हो रही है, 2 शौचालय हुआ करते थे, 300 आदमी में तैयार होता, तो एक क्रम था कि पहले आप फ्रेश हुए, मंजन करोगे, आप बाहर बाथरूम करोगे, नहाओगे अलग। तो उस समय जो एक आपस में बात होती, मैं अनुभव की उदाहरण की बात कर कह रहा हूं कि मेरा छोटा बच्चा जब पैदा होने को था, अचानक उसी समय 2 घंटे पहले डॉक्टरों की हड़ताल हो गई और यह हुआ कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं होगी। मेरी पत्नी को बिल्कुल प्रसव पीड़ा थी और हमारे घर में 4 किराएदार थे। तो किराएदारों का आप जानते हैं, मकान मालिक किराएदार में थोड़ा ये रहती है, अरे तुम किराया बहुत कम दिए थे, थोड़ा सा वो रहता खिंचाव। तो नीचे एक हम थे, चाची कहते थे, तो बोले मन्ना यहाँ आओ, अरे डॉक्टर की हड़ताल हो गई तो हम मर गए हैं, चलो दुल्हन का घर ले आओ, हमने 6 बच्चा भैम का 7वां बच्चा नहीं पैदा करवा सके। ये जो अपनापन था। लेकिन अब हमारा काम क्या है, वो दिशा जो बदलने की बात है, हमें उस दिशा पे कायम रहना है और उसके लिए हमें नेविगेट करना पड़ेगा। हमने जो कानपुर पंचायत
उसमें मनोज भैया, हमारे आर.एन. त्रिवेदी साहब, श्री प्रकाश जी, इन लोगों का बड़ा योगदान है। तो इस दिशा को सही रास्ते पर ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कार हैं, हमारा मस्त मौलापन है, जो हमारी उद्यमिता है, ये कायम बनी रहे और इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी परिचित हो, ताकि वो अपने पथ से विलग्न हो, दुनिया में कहीं रहे, कानपुर को याद करे और गर्व से कहे हम कानपुरिया। ठीक, बहुत अच्छी। क्या मनोज जी आप कुछ कह रहे थे? आपका प्रश्न था कि कानपुर की दिशा क्या है? जी, तो इसको थोड़ा पीछे से लाके हम कहें, जैसे अजय प्रकाश जी ने उल्लेख किया था कि कभी इसको कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जी जी जी। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के लिए पहले भी समझ ले कि मैनचेस्टर ही क्यों कहा गया। वहां पर दो चीजें प्रमुख थी, उद्यमिता और क्रांतिकारिता, क्रांति का भाव, और वही दोनों यहाँ पर भी थी। धीरे धीरे परिस्थितियों बस ये मिले यहाँ की बंद होने लगी और बंद हो गई, लेकिन कानपुर की जो उद्यमिता थी वो नहीं मरी। जो यहाँ का मूल रूप से इंटरप्रेन्योरशिप थी, उसने नए आकार ग्रहण करे और आज कानपुर एमएसएमई के सेक्टर में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर डायमेंशन में कर रहा है। जीडीपी का परसेंटेज आज भी वही है। और दूसरी चीज ये है कि पहले मैनुअल वर्क होता था, आज ऑटोमेशन बहुत हो गया है। जहां पर 10 आदमियों की जरूरत होती थी, अब 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो थोड़ा चेंज हुआ। अब यहाँ पर स्किल है, बाकी मिलों में अनस्किल्ड लेबर ज्यादा होता था, अब स्किल्ड लेबर हर स्टेज पे चाहिए और वो कानपुर में उपलब्ध है। और कानपुर की जो छोटी कंपनीज हैं वो अपने कैपेसिटी से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, डिफेंस सेक्टर से लेके लेदर और टेक्सटाइल तक में। कानपुर में जो नया डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इससे कानपुर की दशा और दिशा दोनों स्थायी रूप से बहुत सुधार में आएगी। लेकिन फिर इसकी पहचान किस रूप में होगी? क्या फिर से एक बार औद्योगिक? बिल्कुल, ये पहचान इसकी खत्म नहीं हुई। आज अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा डिटर्जेंट केक कानपुर में बन रहा है। इडबिल ऑयल का प्रोडक्शन कानपुर में मैक्सिमम है। और हवाई चप्पल, जिसको आप जनता चप्पल भी कह सकते हैं, इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन कानपुर में है। ठीक बात है। मतलब आपका मानना ये है कि वो अपने औद्योगिक स्वरूप की ओर लौट रहा है? नहीं, लौटा ही नहीं। हाँ। इसने कभी छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। वो भले ही कुछ अजय प्रकाश जी आप इसको किस रूप में देखें? क्या कानपुर नए पहचान की ओर बढ़ रहा है? ठीक है, भले ही टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हो, लाल इमली बंद हो गई हो, धारीवाल बंद हो गई, लेकिन जैसा कि अभी कह रहे हैं हमारे मनोज जी कि एमएसएमई सेक्टर्स माने लघु उद्योग, और ये भी कहा जा रहा, अभी संकेत दे रहे थे धन प्रकाश जी, जीडीपी वही है और एम्प्लॉयमेंट भी लगभग वही है। तो इसके बावजूद फिर यहाँ पर देखिए एजुकेशन तेजी के साथ बढ़ रही है, हेल्थ सेक्टर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ये किस पहचान के रूप में जाना जाएगा आगे कानपुर? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, इसके पहले मैं शायद जहाँ तक मैंने समझा है आपकी प्रस्तावना में जी, कि आज का मूल विषय ये है कि कानपुर की जीवन शैली में ये फक्कड़पन, ये मौज मस्ती, ये कहाँ से? ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं फिर मूल बिंदु पे आता हूँ। आपका चौथा बिंदु अभी तक छुआ नहीं गया है। वो चौथा बिंदु था खान पान में मौज मस्ती। वो अभी जब तक वो नहीं हुआ तो ये डिबेट शायद पूरी नहीं हुई। अब बात आती है खान पान की मस्ती की। ठीक है, खान पान की मस्ती का ये आलम है कि आज बड़े से बड़े रेस्टोरेंट खुल जाए, होटल्स खुल जाए, लेकिन आज भी लोग उन ढाबों की ओर दौड़ते हैं जहां पर 4 लोग बैठ के एक आपस में पंचायत भी कर सके और वहां का खाना लजीज हो। ठीक है, आज भी उनकी पहचान है। आज भी कोई तो ठेले ऐसे प्रसिद्ध हो गए हैं कि लोग वहां खड़े होकर के खाने में एक अपना आनंद महसूस करते हैं और अकेले नहीं खड़े होते हैं, फिर साथ में सहभागिता भी हो जाती है।
अब जैसे कानपुर में मैं बात कर रहा हूँ ठग्गू के लड्डू, ठीक है। अब वो ठग्गू के लड्डू में वो स्वाद है या नहीं है, लेकिन ठग्गू के लड्डू में मौज मस्ती कहाँ से आ गई, ठग्गू की आइसक्रीम में मौज मस्ती कहाँ से आ गई, वो खान पान में मौज मस्ती कहाँ से आ गई। दो उदाहरण दे रहा हूँ, दो स्लोगन दिए उसमें। ऐसा कोई ठगा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, जी। ठीक है। अब आप देखिए, ये अभिधा नहीं है, ये व्यंग्यार्थ है। और कितनी बड़ी बात मौज मस्ती में कह दी उसने कि भाई अगर ठगने को तैयार हो तो आओ, हम तो दे रहे हैं तुम्हें, है ना। तो एक मस्ती भी आ गई। अब उसने आइसक्रीम बनाई। मैं तो कहना चाहिए इस स्लोगन पे, मैं भाषा विज्ञान का आदमी हूं, मैं तो मुग्ध हूं। क्या स्लोगन दिया, मेरी आइसक्रीम चखते ही जबां और जेब की गर्मी गायब। क्या सोच है, क्या मस्ती है। जबां, भाई आप बहुत प्यासे हैं, गर्मी से परेशान हैं, आइसक्रीम चखी, जेब में मस्ती आ गई, हो गई, और उसके लिए जेब से पैसा निकालना पड़ेगा, तो आपकी जेब भी ठीक बात तो है। ठीक है। तो ये जो निकलते हैं, चाहे हमारा खान कचौड़ी वाली गली आज मशहूर है, लोग कहते हैं कि लखनऊ की गलियां, कचौड़ी की गलियां, ये गलियां, अरे हमारा कानपुर किससे कम है। तो यहाँ खान पान की भी अपनी मस्ती है, जिसके आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटल्स भी ठीक बात फेल हैं, क्योंकि वो मस्ती हमने वहां से भी। हाँ, एक लाइन में दिशा हाँ नहीं, जी जी, दिशा के बाद आपने, जी 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 जी, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कानपुर का ये फक्कड़पन, कानपुर की मस्ती जाने वाली नहीं है, ठीक बात क्योंकि ये कानपुर की माटी से निकली है। और मैं केवल एक उदाहरण देके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि जन सामान्य से जो मस्ती निकलती है, जो जन सामान्य की धारा से निकलती है, जो जमीन से निकलती है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, क्या नहीं। दो उदाहरण देता हूँ, तुलसीदास जी का और कबीरदास जी का। तुलसीदास जी प्रकांड विद्वान, उनके काव्य में क्या है, एक मर्यादा है, शालीनता है। वो सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं, तो कहते हैं कंकण किंचन नूपुर धुनि सुनी, कहते रखन संग्राम धुनि मानो मदन दुंभी दीनी मनसा विश्व विजय करेंगे भी। क्या मर्यादा। आप कबीर को देखिए, कबीर कहाँ से उभरे हैं, है ना। तो वो कहते हैं मैंने कलम नहीं छुई, मसी नहीं छुई, बस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये कहा ना। तो उनको समझने के लिए बड़े बड़े मनीषी फेल हैं। क्या कहा उन्होंने, अब उनकी मस्ती देखिए कहाँ से आई, जनजीवन से। वो कहते हैं बहनोई मैं राम मोर सार, सुनिए जरा मस्ती उनकी, मैं बहनोई हूँ और राम मोर सार, दाप हम ही है, हरिपुत्र हमार। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, जोर गाना दिया मैंने, एक की मस्ती आ रही है, जमीन से आ रही है। तो जब तक वक्त जमीन से जुड़े हैं, तब तक जब तक अपनी भूमि से जुड़े हैं, हमारी कानपुर की मस्ती तभी खत्म। मनोज जी आप कुछ कह रहे थे। आप ये जो दशा और दिशा की बात हो रही थी, जी जी जी, कानपुर में विगत 5-10 वर्षों में जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं और जो प्लान हैं, जी जी, वो जब धरातल पे आ जाएंगे तो आप आज कल्पना नहीं कर सकते कि कब कितना परिवर्तन होगा। एयरपोर्ट हो गया है, जो आपके शहर के आवागमन में एक बाधा थी, पनकी वाली ये ब्रिज, क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग जरीब चौकी वाली, ये सब समाप्त हो रही है। हाँ बिल्कुल। और नेशनल हाईवेज नए जो बन रहे हैं, आपके कानपुर से लखनऊ की दूरी तो कम नहीं हो रही, लेकिन दूरी को पूरा करने का समय कम समय हो का रहा हो रहा है, बिल्कुल सही है। गंगा एक्सप्रेस वे से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो हमको यहाँ पर आवागमन के साधन जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे यहाँ औद्योगिक विकास और होगा, निश्चित रूप से। माना हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, बशर्ते हाँ कानपुर वाले हाँ जो सामान्य नियम उन पे लागू किए गए हैं उनका पालन करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात एक है। प्रश्न कर सकता हूँ? जी जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ संक्षेप में देखिए जी,
औद्योगिक विकास तो हो रहा है, लेकिन औद्योगिक विकास तो बात बार बार उठ रही है और बहुत तेजी से उठ रहा है। औद्योगिक स्वरूप बदल रहा है, उसके साथ में हमारी रहन सहन परंपराएं भी बदल रही हैं। लेकिन ये औद्योगिक विकास क्या हमारी कानपुर की जो एक पहचान है मौज मस्ती, उसके लिए क्या ये एक विरोधी तत्व है? ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम बार बार औद्योगिक विकास की बात करते हैं, हाईवे से जुड़ रहे हैं। वर्मा जी, इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? हमारी गतिशीलता बढ़ रही, समय की सीमा कम पड़ रही। तो मूल प्रश्न ये है, क्या ये हमारा ये औद्योगिक विकास जो है, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, क्या हमें वास्तव में अपनी जो हमारी कानपुरिया पहचान है मौज मस्ती की, क्या उससे दूर कर देगी? ये ठीक बात ये समझ में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ प्रकाश जी, आप इसका उत्तर देंगे? देखिए, उद्यमिता का विकास कभी मौज मस्ती में बाधक नहीं होता। ठीक, बस यही तो बात यह है कि जब आदमी अपने काम से थक करके शांत होता है, तब उसके मन से कुछ निकलता है, और वो जो निकलता है वो मिजाज होता है, फक्कड़पन होता है। अब कानपुर में, जैसा अजय प्रकाश जी ने कहा कि यहाँ पर जब वो लाल इमली में काम करके थका हुआ निकल रहा, गलबैयां डाले बात कर रहा है, तो एक नया सुर्रा उसका निकल आया। तो जब हमारा व्यक्ति, उसकी कमाई ठीक हो जाएगी, उसको काम करने का अवसर मिलेगा, तो कुछ सोचेगा भी। पहले तो परेशानी यही है कि हमें नौकरी मिल जाए, हमारी दुकान चल जाए, तो कहां से साहित्य के बारे में, फक्कड़पन के बारे में सोचेगा। कानपुर ने इसको कम किया। क्यों? कि यहां पर पान वाला भी करोड़पति है और बहुत बड़ा जेवर भी कर्जे में दबा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए उद्यमिता हमारे फक्कड़पन को बढ़ाएगी। बस जैसा मनोज भैया ने कहा कि हमको अपनी कुछ जो हमारे चारों तरफ परिधि बनाई गई है, उस परिधि को अनायास लांघने का प्रयास न करें, कुछ मर्यादाओं को बनाए रखें। और आज सबसे बड़ी जरूरत है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं और पुरानी चीजें हैं, वो समाज के सामने उनका विस्तृत प्रचार हो। लोग साहित्य को, कला को देखें, समझें, तो हमारा कनपुरिया मस्त फक्का। बहुत अच्छी बात की। अब एक लाइन में आप लोगों से जवाब लेंगे, एक लाइन में ज्यादा। मतलब ये आपने शुरुआत में कहा था कि जो हमारी रैंकिंग है ये बढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात कही थी। हम अपनी रैंकिंग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जरा ये बताइए। बहुत अच्छे, बहुत संक्षेप में जी, संक्षेप जी। गर्व से कहो हम कनपुरिया, गर्व से कहो हम कनपुरिया, बहुत अच्छी बात की। अजय प्रकाश जी, आप भी कुछ बताएंगे? हाथी के पांव में सबका पांव जी, गर्व से कहो हम कनपुरिया, मैंने पहले ही सुना दिया है। ठीक बात है। चलिए अजय प्रकाश जी, आप भी बताएंगे कुछ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या ये औद्योगिक विकास हमारे उस पर विरोधी है? तो अब आप बताए, हम खाली सकारात्मक ये पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, जैसा अभी हम समझते हैं, बहुत उभर करके एक बात हम तीनों के बीच में बड़ी कॉमन आई है कि हमें जो एक विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, जी जी, चाहे वो औद्योगिक विकास के कारण हो, चाहे हाई टेक्नोलॉजी के कारण हो, हमें अपनी अपनी परिधियों से निकलना होगा, हमें प्रयास करने होंगे। ये बात उभर कर सामने आई है, तीनों एक मत है। और हमें अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना होगा, और हमें जब हम सुरक्षित रख पाएंगे, हम जो हमारे लिए एक संकट भी एक वरदान भी है, विज्ञान एक वरदान भी है और विज्ञान एक अभिशाप भी है। तो अगर ये औद्योगिक स्वरूप हमारी उस मस्ती को खत्म करने की दिशा में बढ़ता है, तो जैसा भी आप सबने कहा कि हम लोगों का एक कर्तव्य है कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहकर, अपनी भूमि से जुड़े रहकर हम उस मस्ती को जाने न दें, और इसके लिए एक संवाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय प्रकाश जी, मनोज कपूर जी और हमारे धर्म प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी ढंग से बातचीत की, और निश्चित है कि कानपुर का जो ये मिजाज है ये और बढ़ना चाहिए, और उसमें एक हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे बात में कहा गया, गर्व से कहो, निश्चित रूप से। और दूसरी ओर हमें अपने कानपुर में अपने को और इन्वॉल्व करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए स्मार्ट सिटी बनना है, मुझसे क्या लेना देना है। कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे नियमों का पालन करें, कैसे अनुभूति करें, कैसे अभिव्यक्ति करें, और कैसे अपना योगदान करके इस कनपुरिया जो खुशमिजाजी है, यारीबाजी है, इसको आगे बढ़ाएं। हमारा चिंतन, मनन और संपूर्ण के लिए विचार बनकर। नमस्कार। आज भी आपने
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।